empty hearts and neon lights. The playing with my mind. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने लेके आया हूँ नाजिज्म द राइज ऑफ हिटलर पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके थे कि हिटलर के बारे में, हिटलर का शुरुआत कैसे एक गांव का गरीब परिवार का बच्चा कैसे एक समय पूरे विश्व के लिए एक खूनी खतरनाक दरिंदे के रूप में उभरता है। ठीक है दोस्तों, अब पिछले में हमने लास्ट कहाँ पे किया था कि हिटलर कैसे जर्मन के पार्लियामेंट में एक रहस्यमयी आग लगाता है और धीरे धीरे पूरे जर्मन के साम्राज्य पे कब्जा कर लेता है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हिटलर किस तरह से, हिटलर के पागलपन के बारे में, कि हिटलर किस तरह से धीरे धीरे करके एक समय ऐसे स्थिति पे पहुंच जाता है जब पूरे दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ हिटलर का परचम लहराता है और हिटलर उस समय अपने ताकत की बुलंदियों पे था। लेकिन एक छोटी सी की हुई गलती जिसने पूरे हिटलर के साथ साथ पूरे जर्मन साम्राज्य को भी बर्बाद करके रख दिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे हिटलर युवाओं को किस नज़र से देखता था, माओ की भूमिका हिटलर के नज़र में कैसी थी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बोला था कि फाइनल दोनों पार्ट देखने के बाद आप ही डिसाइड कीजिएगा कि हिटलर क्या है, एक दरिंदा या एक मसीहा। ठीक है, तो आइए अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में दोस्तों, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बता चुके थे कि हिटलर अब धीरे धीरे जर्मन पे कब्जा कर चुका था, जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ हिटलर की तानाशाही छा चुकी थी। अब अगला काम ये करते हैं हिटलर कि जर्मनी की स्थिति में सुधार करने के लिए, जर्मनी के इकोनॉमिक कंडीशन को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट को सामने लाते हैं जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपको जर्मनी की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। उनका नाम है हॉल्मर स्कॉट। हॉल्मर स्कॉट नाम के एक इकोनॉमिस्ट को बुलाते हैं जिनके ऊपर अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है इकोनॉमी की स्थिति को सुधारने के लिए। ये आते ही ये दो अच्छे काम करते हैं। पहला इनका काम होता है कि ये एक सुपर हाईवे का निर्माण करते हैं जर्मनी में, सुपर हाईवे, जिससे जर्मनी की स्थिति में कुछ सुधार हो। और दूसरा ये काम करते हैं कि एक पीपुल्स कार जिसे बोलते हैं वोल्क्स वैगन कार का निर्माण करते हैं, जिसे पीपुल्स ओन कार भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे कुछ जर्मनी की स्थिति में सुधार होता है। पहला है सुपर हाईवे। सुपर हाईवे का मतलब ये इतना बढ़िया हाईवे बना दिया जाता ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी आसानी हो और काफी ज्यादा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। और दूसरा है लोगों के लिए एक सस्ती कार बनाया, जो कि धीरे धीरे क्या है कि पूरी दुनिया में ये कार का डिमांड बढ़ने रहता है। और आज भी हम देखते हैं कि अपने यहाँ इंडिया में भी वोल्क्सवैगन कार काफी जगह दिखाई देता है। तो ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये जर्मनी में होता है। तो ये दो हथकंडे अपना के ये हॉल्मर स्कॉट थोड़ी बहुत स्थिति सुधारने में मदद करते हैं। इधर हिटलर की बात करते हैं। हिटलर कहाँ शांत रहने वाला था, हिटलर अभी भी अपने आगे की तरफ ये बढ़ता जा रहा था। अगला काम हिटलर ने क्या किया कि इसके ऊपर बस भूत सवार था कि हमें पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना है। और इसके लिए हिटलर ने सबसे पहला काम ये किया कि 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपने जर्मनी को किनारे खींच लिया। जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से हिटलर ने किनारे कर लिया। इसके बाद 1936 में हिटलर राइनलैंड पे दोबारा रिकैप्चर कर दिया, जिसपे उन लोगों ने, किसने, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत ये एलाइज कंट्री ने जब कब्जा किया था, तो उसके बाद से हिटलर ने फिर से अपने राइनलैंड को रिकैप्चर कर लिया। बस इतने ही हार नहीं मानता हिटलर, और 1938 में इसने ऑस्ट्रिया को अपने साथ मिला लिया, अपने जर्मनी में मिला लिया। क्या कह के? इनका नारा था वन पीपुल, एक लोग, वन एम्पायर, एक साम्राज्य, वन लीडर, तो एक ही नेता। ये नारा देके इन्होंने ऑस्ट्रिया को अपने जर्मनी के साथ जबरदस्ती मिला लिया। और अब धीरे धीरे करके हिटलर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। हिटलर मानने वाला नहीं था। सुडेटनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, धीरे धीरे वन बाय वन सबको अपने में मिलाते जा रहा था। इतने में हॉल्मर स्कॉट, जिनके बारे में अभी मैंने बताया कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने हिटलर को चेताया, हिटलर को वार्निंग दिया कि अभी हमारे देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप युद्ध लड़ें, हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन हिटलर को डरे हुए लोगों से
ये कह सकते हैं सावधान लोगों से काफी नफरत था। हिटलर को ना सुनने की आदत नहीं थी। हिटलर ने हॉलमर स्कॉट को खत्म कर दिया। अपने ही इकोनॉमिस्ट को उन्होंने हटा दिया, उन्हें खत्म कर दिया, जान से मार दिया। और अब हिटलर ने कहा कि हमें किसी इकोनॉमिस्ट की जरूरत नहीं है। इस जर्मनी को स्थिति को सुधारने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम युद्ध लड़ेंगे, दूसरे देशों पे कब्जा करेंगे और उनके रिसोर्सेस को कब्जा करके अपने जर्मनी में मिला लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। ये था हिटलर का रास्ता। तो इस तरह से अब हिटलर ने क्या किया कि उनको हटा के युद्ध का रास्ता अपनाया। हिटलर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ अब हमें युद्ध ही लड़ना है। और ये बात सोच के हिटलर मानने वाला कहाँ था, ये आगे की तरफ बढ़ता है और फाइनल 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे हमला कर दिया। इस पोलैंड पे हमला करने की वजह से अब आगे फ्रांस के द्वारा जब वार्निंग दी जाती है तो हिटलर ने फ्रांस पे भी हमला कर दिया और साथ ही साथ इंग्लैंड पे भी हमला कर दिया। अब हिटलर ने एक साथ पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और साथ ही साथ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए 1940 में हिटलर ने एक ट्राई पैक्ट किया, जिसमें 2 देशों के साथ मिलकर जर्मनी ने, यानी टोटल 3 देशों का एक समझौता हुआ, जो कौन कौन थे, जर्मनी, इटली और जापान। इन 3 देशों के बीच एक समझौता हुआ, एक संधि हुआ और इस तरह से 1940 में हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे ताकतवर अगर कोई इंसान था तो वो था हिटलर, एक तानाशाह। इस समय ये अपने पावर के, ताकत के बुलंदियों पे था और ऐसे में अब ये किसी से डरने वाले नहीं थे। अब ये धीरे धीरे करके जर्मन योद्धा पूरे देशों से लड़ना उलझना शुरू कर दिए और उनको अपने में जीत के मिलाते गए। ठीक है दोस्तों। फिर लेकिन एक ऐसी गलती जो सब पे भारी पड़ी, और वो गलती क्या था, 1941 में सामने था सोवियत यूनियन। सोवियत, ये जापान और ये सोवियत यूनियन। ठीक है, सोवियत यूनियन। अगर हम बात करते हैं सोवियत संघ, रसिया के बारे में बात हो रही है, जो पहले एक में होते थे, आज के समय में वो क्या हो चुके हैं, बिखर चुके हैं। तो ईस्ट की तरफ जर्मनी वाले बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आगे रसिया आता है, सोवियत यूनियन आता है और ये लोग डरे नहीं, इन लोगों ने उस पे भी हमला कर दिया। और यही गलती को माना जाता है कि विश्व का सबसे बेवकूफाना हरकत। इस गलती को बोला जाता है, सारे हिस्टोरियन, सारे इतिहासकार इसे बोलते हैं अ ब्लंडर मिस्टेक ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास का सबसे ब्लंडर मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ये आगे तो बढ़ते गए, ये जर्मन योद्धा आगे तो बढ़ते गए, लेकिन जैसे ही रूस के अंदर पहुंचते हैं, उधर से रूस की सबसे खतरनाक, विश्व की सबसे खतरनाक आर्मी थी रेड आर्मी, लाल सेना। तो रूस की उस लाल सेना ने अचानक से हमला शुरू कर दिया और वो इस जर्मन सेना को बुरी तरह से काटते, बर्बाद करते, उनको धीरे धीरे करके पूरी तरह से एक तरफ से हम कह सकते हैं कि समाप्त करते हुए वो लोग वापस इन्हें ढकेलते हैं पीछे की तरफ और लाके इन्हें जर्मनी के ठीक बीचों बीच बर्लिन तक इनका पीछा नहीं छोड़े। इधर जर्मनी एक तरफ रसिया से लड़ रहा था, इधर की लाल सेना इन्हें वापस ढकेल ले दी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड से भी इनका सामना हो रहा था। इस तरह से जर्मनी के सैनिक 2 हिस्सों में बढ़ चुके थे और यही इसके लिए बहुत ही भारी पड़ा। ऊपर से जर्मनी के कुछ योद्धा, कुछ हम कह सकते हैं कि इनके ऑफिसर्स थे, वो क्या है कि दूसरी पार्टियों से डर गए, उनसे मिल गए, जो कि जर्मनी के हार का कारण बना। और इस तरह से फाइनल हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। बाद में हिटलर ने यही बोला था, सबको पता है, हिटलर ने सुसाइड कर लिया था अपने लोगों के साथ मिलके, और लेकिन मरने से पहले उसका एक ही स्टेटमेंट था कि काश मेरे लोगों ने मुझ पे भरोसा तो किया होता, काश मेरे लोग दूसरों से डर के उनसे हाथ तो नहीं मिलाए होते, तो मेरा सपना गलत नहीं था, मेरा सपना दूर नहीं था, मैं पूरी दुनिया को अपने कदमों पे झुका के रखता, चाहे वो रसिया ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है दोस्तों, फाइनल जर्मनी का भी इस युद्ध में हार हुआ। इस गलती की वजह से ये जो मैंने बताया क्या कि 1941 में हमला, जिसे ब्लंडर मिस्टेक होता है, इस गलती की वजह से सिर्फ हिटलर ही नहीं, पूरे जर्मन को बर्बादी का सामना करना पड़ा, पूरा जर्मनी हार चुका था। हालांकि अब बात करते हैं अमेरिका का, कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। कारण यह है कि इस विश्व युद्ध में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, ये चला था 1939
1939 से लेके 1945 तक इसमें अमेरिका शामिल होना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले वर्ल्ड वार में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था इससे अमेरिका पूरी तरह टूट चुका था और अमेरिका इस विश्व युद्ध से दूर रहना चाहता था। लेकिन जब 1940 में जापान इस ट्राई पैक्ट में शामिल होता है तो अमेरिका और जापान की तो भाई कुत्ते बिल्लियों वाली लड़ाई है, ठीक है। जापान जब यहाँ पे शामिल होता है तो अमेरिका को डर सताता है कि जापान ईस्ट में अपने पावर को एक्सपेंड कर रहा है, और साथ ही साथ ये हिटलर के साथ मिलके जब अमेरिका बेस के पर्ल हार्बर पे हमला करता है, बमबारी करता है कौन, जापान, तो अमेरिका को मजबूरी बस इस विश्व युद्ध में कूदना पड़ता है। अमेरिका की कोई गलती नहीं थी, वो नहीं आना चाहता था, लेकिन जापान ने उन्हें मजबूर किया आने के लिए, और फाइनल अमेरिका इस विश्व युद्ध में 1945 में कूदता है, और कूदते ही हिरोशिमा और नागासाकी में दोनों में एटम बम गिरा के और इस विश्व युद्ध को यहीं पे समाप्त कर देता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फाइनल यहाँ पे ये विश्व युद्ध समाप्त होता है। हिटलर की हार होती है। मैंने कारण बताया कि इनके लोगों ने भी कुछ दगा दे दिया और कुछ इनके द्वारा की गई बेवकूफाना हरकत थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हिटलर के पागलपन के बारे में कि आखिर ये हिटलर नस्लवादी विचारधारा इसके अंदर कैसे आई, क्यों ये नस्ल के हिसाब से लोगों को मारते गए। तो इसके लिए हम बात करते हैं दो साइंटिस्ट, नाम है चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। ये दो साइंटिस्ट ऐसे हैं, इन लोगों ने एक मतलब अपना फिलॉसफी दिया था। इनका फिलॉसफी कहता है फिटेस्ट टू सर्वाइव, फिटेस्ट टू सर्वाइव या सर्वाइव टू फिटेस्ट, जो भी कर सकते हैं। कि मतलब इनका ये मानना था, ये लोग क्या बात कर रहे हैं, पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में। इनका ये कहना था कि आने वाले समय में जिस तरह से ये पूरा तरह से मतलब हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो आने वाले समय में सिर्फ वही नस्ल के पौधे जिंदा रहेंगे जो फिट होंगे, बढ़िया नस्ल के होंगे। खराब नस्ल वाले पौधे जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हिटलर ने इस बात को अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल पे ले लिया और हिटलर ने कहा कि ठीक इसी तरह से जो खराब नस्ल के इंसान होंगे वो नहीं बचेंगे, जो अच्छे नस्ल के इंसान होंगे केवल वही रहेंगे। खराब नस्ल के इंसानों को मरना होगा, मैं मारूंगा, ऐसा हिटलर ने सिद्धांत बनाया। कोई पूछा भाई ये कौन सी बात है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने बोला था पौधों के लिए कि जो फिटेस्ट होगा वो जिंदा होगा, खराब नस्ल वाले पौधे आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे। तो हिटलर ने कहा कि जो अच्छे नस्ल का इंसान होगा वो जिंदा होगा, खराब नस्ल को मैं मार दूंगा। ये था हिटलर का सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा दिया था, उनका नाम था लेवेनश्राम। ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया था लिविंग स्पेस के बारे में। इनका प्रिंसिपल जो था वो था लिविंग स्पेस, मतलब आने वाले समय में जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां ये सब काफी तेजी से बढ़ेंगे, तो जीव जंतुओं को रहने के लिए, इंसानों को रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पे जब जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो और भी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। इन्होंने ये बोला। हिटलर ने सेम वे में अपना सिद्धांत अपनाया। इन्होंने कहा कि हमारे जर्मन के लोगों को भी रहने के लिए, जैसे जैसे जर्मन की संख्या बढ़ेगी तो इनको रहने के लिए भी ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी, और वो स्पेस कैसे होगा, जब मैं पूरी दुनिया को हरा के उनके जगह पे कब्जा कर लूंगा। तो हिटलर ने कुल मिला के दो सिद्धांत अपनाया और दोनों सिद्धांत यहां से उठा के अपनाया। हालांकि इन लोगों का कहना कुछ और था। इन लोगों का कहना था प्राणियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, लेकिन हिटलर ने उन्हें इंसानों पे अपनाया। ठीक है ना। तो ये था हिटलर का आइडियोलॉजी कि किस तरह से उन्होंने नस्लवादी विचारधारा को अपनाया, और इस बात को अपने दिल पे लेके हिटलर ने नस्ल का डिवीजन करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि अच्छा नस्ल, अच्छे नस्ल को इन्होंने नाम दिया था आर्यंस। नॉर्डिक आर्यंस ये होते थे। इनका पहचान ये होता था कि इनकी आंखें जो होती थी वो नीली होती थी, इनके जो बाल होते थे वो क्या होते थे, वो गोल्डन कलर के होते थे। ये इनकी पहचान थी। हिटलर इन्हें मानता था कि ये सबसे ताकतवर है, सबसे पावरफुल है, ये है जिन्हें का अधिकार है क्योंकि ये अच्छा नस्ल है। और इनकी नजर में, हिटलर की नजर में बुरा नस्ल क्या था, ये बुरा नस्ल था हिटलर की नजर में, जिसे हम बोलते हैं सबसे नंबर 1 पे था ज्यूज। ज्यूज का मतलब यहूदी। ये वही लोग थे जिन्होंने ईसा मसीह को मारा था, उनकी हत्या की थी। इसके बाद आते हैं जिप्सी, और फिर आते हैं पोलैंड के निवासी जिन्हें पोलिश कह सकते हैं। तो हिटलर इनको खराब नस्ल मानता था।
और कहता था कि इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये खराब नस्ल है। और इस तरह से हिटलर ने एक भयंकर नरसंहार स्टार्ट कर दिया। हिटलर ने क्या किया कि अब जगह जगह से इन लोगों को हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो जर्मनी के मेन जगह से इनको पूरी तरह से हटा दिया। नियम ये बनाया कि वहां पे जो भी रहेंगे सिर्फ ये रहेंगे, जहां पे ये दिखाई देते थे इन्हें बोला जाता था इन्फेक्शन एरिया, और इनको साफ किया जाता था, इन्हें भगाया जाता था वरना जान से मार दिया जाता था, और बोला जाता था कि अब एरिया डिसइंफेक्शन हो चुका है, यानी डिसइंफेक्शन एरिया। एक साथ हिटलर क्या करता था कि एक चैम्बर बनाता था जो गैस चैम्बर कहलाता था। वो स्पेशली पोलैंड में इन्होंने हिटलर ने निर्माण किया था। जब पोलैंड जीत चुका था तो हिटलर ने पोलैंड में एक गैस चैम्बर बनाया था। उस गैस चैम्बर में क्या करता था, इन लोगों को 50,000 60,000 इतनी ज्यादा संख्या में उनको वहां पे बंद करके जहरीली गैसों को निकाल देता था, जिससे वो लोग मर जाते थे। फिर उन्हें इलेक्ट्रिक फर्नेस में डाल के और सिर्फ राख में बदल देता था। वो था तानाशाह हिटलर और उसकी क्रूरता। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि स्कूलों में जाके पहले वहां के टीचरों को, जो लोग इस नस्ल के लोग होते थे, उनको वो पहले किनारे करता था, स्कूल से निकालता था, बाद में उनकी हत्या कराता था। बाद में बच्चों को भी, जो इस नस्ल के थे, उन बच्चों को भी पहले किनारे छाटना शुरू किया है। इन लोगों को बोला कि आर्यंस को इनके साथ नहीं मिलना है, आर्यंस को इनके साथ नहीं खेलना है, आर्यंस को इनके साथ नहीं पढ़ना है। लेकिन बाद में हिटलर ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक फाइनल सॉल्यूशन की जरूरत है, ठीक है। और फाइनल सॉल्यूशन के तहत हिटलर ने उन बच्चों को ले जाके जान से मार दिया। ये था हिटलर की क्रूरता। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ अपने ही लोगों में अगर कोई युद्ध के जरिए, युद्ध के द्वारा घायल हो जाता है तो हिटलर उन्हें जान से मार देता था, जहरीली इंजेक्शन से। क्यों? क्योंकि हिटलर कहता था जीने का अधिकार उसे है जो फिटेस्ट है, जो पावरफुल है। यानी कि अगर कोई विकलांग हो गया या किसी तरह का युद्ध में घायल हो गया तो हिटलर उन्हें जान से मार देता था। और अगर इस नस्ल में कोई ऐसा लड़का दिखाई देता था जिसकी आंखें नीली हो, बाल सुनहरे हो, जो दिखने से आर्यंस की तरह दिखते हैं, तो हिटलर उन्हें नस्ल यानी रेस एक्सपर्ट्स के पास भेजता था। वो लोग जांच करते थे, अगर उसमें कुछ आर्यंस की बात दिखाई देती थी, ताकत दिखाई देता था, हौसला दिखाई देता था, तो उन्हें इनमें शामिल कर लिया जाता था परिवार से छीन के, ठीक है। और अगर कोई विरोध करता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। ये थी हिटलर की क्रूरता की कहानी, और इस तरह से हिटलर ने एक बहुत ही बड़ा नरसंहार शुरू किया, ठीक है दोस्तों। सबसे बुरा हाल था ज्यूज का। ज्यूज को तो बिल्कुल जर्मनी से एकदम किनारे छाट दिया गया था। ये बेचारे दूर दराज के शहरों में, दूर दराज के क्षेत्रों में छिप के रहते थे, और उन क्षेत्रों को नाम दिया जाता है घेट्टो। उन क्षेत्रों को बोला जाता है घेट्टो। ये एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 9 में, घेट्टो क्या होता है। घेट्टो वो जगह है जहाँ पे ये ज्यूज जाके छिप के रहते थे। क्यों इनको साथ बुरा बर्ताव किया जाता था? क्योंकि माना जाता था ये लोग ईसा मसीह के हत्यारे हैं, इसीलिए इनके साथ सबसे बुरा बर्ताव होता था। ये बेचारा को कहीं काम नहीं मिलता था तो ये लोग सूद पे पैसे बांट के अपनी जिंदगी जीते थे, यानी ब्याज पे पैसे बांट के अपनी जिंदगी जीते थे। सबसे बुरा बर्ताव इन्हीं के साथ होता था। हिटलर ने इस तरह से कंसंट्रेशन कैंप बनवाया था, हिटलर ने गैस चैम्बर बनाया था, हिटलर ने ऐसे ऐसे जगह बनाए थे जहां पे क्रूर बर्ताव इनके साथ किया जा सके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हिटलर का युवाओं के प्रति क्या नजरिया था, माता लोगों के प्रति क्या नजरिया था। आइए दोस्तों बात करते हैं युवाओं, बच्चों, इनके प्रति, यानी यंग, इनका रोल, मतलब हिटलर की नजर में क्या है, इनकी भूमिका क्या है। हिटलर क्या कहता था कि बच्चों को हिटलर बहुत अच्छी नजर से देखता था। कहता था यही बच्चे हैं जो आगे चल के जर्मन का यानी नाजी लोगों का झंडा धारण करने वाले हैं। और इसीलिए हिटलर ने स्टार्टिंग में ही बोला था कि उनकी माओ को साफ हिदायत दी थी कि इन बच्चों को ज्यूज, पोलिश और जिप्सी से दूर रखें। इनको उनके साथ नहीं मिलाना है, उनके साथ नहीं खिलाना है, उनके साथ नहीं पढ़ाना है। तो शुरू में यानी पैदा होने के बाद से 10 साल की उम्र तक उन बच्चों को माँ के पास ही रखना होता था। उनको शिक्षा दीक्षा माएं देती थी। इनको सिर्फ और सिर्फ नाजी वैल्यू के बारे में बताया जाता था। हिटलर को मसीहा बताया जाता था, नाजी की जय बताया जाता था, और क्या जितने भी बाकी अदर लोग हैं, दूसरे नस्ल के लोग हैं, इनके साथ नफरत करना बताया जाता था, ठीक है। 10 साल की उम्र होने के बाद 10 साल की उम्र होने के बाद 10 से 14 साल की उम्र तक इन्हें जंगवोक नामक स्कूल में भेजा जाता था। जंगवोक एक ऐसा स्कूल था जो सिर्फ नाजी बच्चों के लिए स्पेशल स्कूलिंग सिस्टम की गई थी, नाजी स्कूलिंग सिस्टम। इसमें पूरे किताब के पैटर्न को चेंज कर दिया गया था और इसमें हिटलर को मसीहा के रूप में दिखाया गया था, नाजी को एक बहुत बड़े धर्म के रूप में दिखाया गया था। और इसमें सिर्फ यही बात होती थी कि ज्यूज, पोलिश और जिप्सी से नफरत करना है और नाजी का झंडा पूरे दुनिया में फहराना है। इन लोगों को खेल कूद के रूप में सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में बोला जाता था इन बच्चों को।
10 से 14 साल के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग के बारे में बोला जाता था, ताकि बच्चों के अंदर अग्रेशन आए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्रूर बने, बच्चों के अंदर आक्रामकता आवे। ये था हिटलर का विचारधारा। और इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र तक, इन 4 सालों तक इन्हें हिटलर यूथ में शामिल किया जाता था। हिटलर यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बता दें। हिटलर यूथ क्या है? एक्चुअली 1922 में एक यूथ लीग का निर्माण किया गया था। किसने किया था? नाजी लोगों ने। यूथ लीग, ये युवाओं के लिए निर्माण हुआ था, ताकि युवाओं को इसमें शामिल करके आर्मी के लिए तैयार किया जाए। बाद में 4 साल बाद 1926 में इसका नाम हिटलर ने बदल के रख दिया हिटलर यूथ। ठीक है दोस्तों, तो इसी हिटलर यूथ में ये 14 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाता था। 4 साल बच्चे इसमें होते थे। इसमें इन्हें सिखाया जाता था युद्ध की पूजा करना, यानी वर्शिप ऑफ द वार। इसमें सिखाया जाता था कंडेम्न ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की निंदा करना, डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ कर फेंकना। अच्छी चीजों को यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, अच्छी चीजों की बुराई की जा रही है। ठीक है। इसके अलावा इसमें सिखाया जाता था कि किस तरह से ज्यादा अग्रेसिव बने, ज्यादा से ज्यादा आक्रामक बने। इसमें हथियार चलाना सिखाया जाता था। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्रूर बनना सिखाया जाता था। इन 4 सालों के तहत ये इनकी शिक्षा दीक्षा थी। और जैसे ही ये 4 साल पूरा होता था, फिर जाके 18 के बाद इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग के तहत क्या अंडरग्राउंड कर दिया जाता था। इसके बारे में पूरी दुनिया को में किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ जाते थे। माना जाता है कि इनके ऊपर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी होता था, ऐसा लोगों का दावा है, जिसके वजह से ये बहुत ही स्पेशल तरीके से काफी बिना भोजन पानी के भी ये युद्ध लगातार लड़ते रहते थे। ऐसा माना जाता है कि हिटलर जो है इनके ऊपर कुछ न कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किया करता था। और बाकी जब ये वहां से एक्सपेरिमेंट के द्वारा या फिर जो भी स्पेशल क्या कर सकते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग के बाद ये लौट के आते थे, तो इन्हें सीधे क्या नाजी आर्मी में जगह दे दी जाती थी। और इस तरह से ये एक खूंखार योद्धा के रूप में सामने आ जाते थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं माओ की क्या भूमिका थी। ये था युवाओं की भूमिका। माताओं की भूमिका ये थी कि हिटलर मानता था कि सबसे ज्यादा अच्छा भूमिका अगर किसी का है तो वो है मदरहुड, माओ की भूमिका। क्योंकि ये वही माएँ हैं जो नाजी बच्चों को जन्म देती हैं, आरएस बच्चों को जन्म देती हैं और नाजी को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो हिटलर ने इन लोगों को बोला था। हिटलर पहले बात बता दें कि ये महिलाओं और पुरुषों में बहुत भेदभाव रखता था। हिटलर ने उन बातों का खंडन किया जिसमें बोला जाता है कि स्त्री और पुरुषों को बराबर राइट्स मिलना चाहिए। हिटलर ने कहा ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुषों का कोई मुकाबला नहीं है। स्त्रियों का काम है घर की देखभाल करना, बच्चों को अच्छे नस्ल के बच्चों को पैदा करना, उनकी देखभाल करना और घर में रहना। और पुरुषों का काम है योद्धा बनना, खूंखार बनना, स्टील हार्टेड बनना, यानी कि कलेजा पत्थर, मतलब पत्थर कलेजा वाला बनना। ठीक है, हिटलर का ये मानना था कि युवाओं यानी जो पुरुष होते हैं इनका काम है कि ये बाहर का काम करें, युद्ध करें, ये सब करें, और महिलाओं का काम है कि वो घर का देख रेख करें। ठीक है, हिटलर ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इनके बीच में कोई एक रूपता नहीं है, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिलना चाहिए। हिटलर ने कहा था कि माओ को है अच्छे नस्ल के सिर्फ बच्चों को जन्म देना है। मतलब इन्होंने यहाँ की लड़कियों को बोला था कि इनको सबसे पहले दूरी बना के रखना है, डिस्टेंस बना के रखना है, किस पोलिस से और साथ ही साथ जिप्सी से, इन लोगों से दूरी बना के रखना है। ठीक, इनके साथ किसी कांटेक्ट में नहीं रहना है और सिर्फ अच्छे नस्ल के बच्चों को जन्म देना है। ठीक है, अच्छे नस्ल के बच्चों को जन्म देना है, यानी आर्यंस बच्चों को जन्म देना है। अगर कभी कोई माँ या कोई भी लड़की स्त्री जो भी हो, अगर ऐसे नस्ल को बच्चे को जन्म देती थी जो कि खराब नस्ल माना जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हिटलर जो है उनके चेहरे पे काली पोत के, यानी ब्लैक एंड फेस, शेडेड हेड यानी बाल छिला के, और फिर जाके गले में एक बोर्ड टांग के पूरे जर्मनी की सड़कों पे घुमाता था जिसपे लिखा होता था कि मैं देशद्रोही हूं, मैंने देश के साथ द्रोह किया, और साथ ही साथ उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि हिटलर को ये गुनाह लगता था कि ये दूसरे नस्ल के लोगों के साथ मिले, उनके साथ बहुत ही करीब आवे और खराब नस्ल के बच्चों को जन्म दें। हिटलर का मानना था कि सिर्फ यहाँ की महिलाओं को अच्छे नस्ल यानी आर्यंस बच्चों को ही जन्म देने हैं, और इसके लिए हिटलर ने कुछ ऑफर्स भी चलाए थे। वो ऑफर्स ये था हिटलर का सांखीपन। ऑफर्स ये थे कि 4 या 4 से ज्यादा बच्चों, मतलब 4 बच्चों को अगर कोई जन्म देती है, 4 आर्यंस बच्चों को अगर कोई महिला जन्म देती है तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था, ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही सर्टिफिकेट्स।
अगर 6 बच्चों को जन्म देती है तो इन्हें सिल्वर मेडल दिया जाता है, और अगर 8 बच्चों को जन्म देती है तो इन्हें गोल्ड मेडल के साथ नवाजा जाता है। साथ ही साथ इन्हें सर्टिफिकेट मिलते हैं और बहुत सारे कंसेशन भी मिलते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन हुआ, बस हुआ, सिनेमा हॉल हुआ, थिएटर हुआ, होटल हुआ, बीच हुआ, इन सब जगहों पे इन्हें क्या है काफी ज्यादा कंसेशन मिलता है इस मेडल के हिसाब से, उस प्रमाण पत्र के हिसाब से। ये था हिटलर का कारनामा। ठीक है, हिटलर ने बोला था कि इन लड़कियों की सिर्फ यही भूमिका है कि इन्हें अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करने हैं, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उन्हें बचपन मतलब पैदा होने से लेकर 10 साल तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ नाजी वैल्यू के बारे में सिखाना है, नाजी वैल्यू के बारे में बताना है। ठीक है, और जब 10 साल के होते हैं तो उन्हें जंगों में भेजा जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जहां पे नाजी स्कूलिंग चलती है, वहां पे किताब को, पैटर्न को पूरी तरह से चेंज करके नाजी वैल्यू के बारे में किताब को पढ़ाया जाता है, जिसमें हिटलर को मसीहा दिखाया गया है। नाजी के लिए हिटलर मसीहा था, जर्मनी के लिए हिटलर मसीहा था। हम ये गलत नहीं कह सकते कि हिटलर दरिंदा था, जर्मनी वालों के लिए वो मसीहा था, क्योंकि वो उनके लिए बदला लेने आया था। हाँ, दुनिया के लिए दरिंदा था, क्योंकि 60,000 लोगों को एक साथ जान से मार देना ये दरिंदगी है। ठीक है, हिटलर इतना ज्यादा नफरत करता था लोगों से, लोगों के द्वारा किए गए बुरे कामों से इतना ज्यादा नफरत करता था कि उस नफरत की वजह से वो खुद भी उनके जैसा दरिंदा बन गया, और नस्लवादी विचारधारा की वजह से वो 60,000, 50,000 इतनी संख्या में लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ता था, उन्हें भी जान से मार देता था। ये था, इसीलिए मैं बोलता हूं कुछ लोगों का ये कहना सही है कि कभी कभी लोग नफरत के आग में इतने झुलस जाते हैं कि वो खुद भी उस जैसा बन जाते हैं जिनसे कि वो नफरत करते हैं। हिटलर के साथ सेम ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, ये था हिटलर का कहानी। तो हिटलर ने माओ के लिए बस यही बोला था कि आप लोग अच्छे नस्लों के बच्चों को पैदा करें, और साथ ही साथ उन्हें अच्छा विचारधारा दें नाजी के बारे में। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि क्या नहीं, अभी थोड़ा सा और है, वो है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा मतलब हिटलर के नाजी लोग एक अच्छे प्रोपेगेंडा को अपना रहे थे। ये लोग कहीं भी बुरे शब्दों का यूज नहीं करते थे, जैसे मर्डर, किल, इन सब को यूज नहीं करते थे। ये लोग अच्छे वर्ड यूज किया करते थे। जैसे मैंने पहले ही बताया, हिटलर क्या है, ये यूज करता है सबसे पहले डिसइंफेक्शन एरिया, यानी कि अगर कहीं पे ये खराब नस्ल वाले लोग हैं तो बोला जाता था वो इन्फेक्शन एरिया है, और अगर उनको साफ कर दिया जाता था, जान से मार दिया जाता था, तो बोला जाता था डिसइंफेक्शन एरिया। ठीक है, इसके बाद बोला जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब अगर खराब नस्ल के लोग दिखाई देते हैं तो उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट, देखने में कितना अच्छा वर्ड लग रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब उन्हें गैस चैम्बर में भेजा जाए या फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाए, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाए, दैट इज द स्पेशल ट्रीटमेंट। और फिर बाद में होता था फाइनल सॉल्यूशन, कि नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट से काम नहीं चल रहा है, अब इनके लिए एक ही रास्ता है, फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब इनको फाइनल चांस से मार दो, दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। और फिर एक और होता है यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब ये उन लोगों के लिए है जो डिसेबल्ड आर्यंस लोग हैं। डिसेबल्ड मैंने पहले ही बताया, आर्यंस लोग में अगर कोई विकलांग है, अगर कोई युद्ध में घायल हो जाते हैं तो उनको जहरीला इंजेक्शन देके जान से मार दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज द यूथनेसिया। ये सब अच्छे वर्ड यूज है। हिटलर यानी अच्छे वर्डों का, शब्दों का चयन बहुत ही चुन चुन के करता था ताकि कहीं पे बुरा नाम ना आवे। ठीक है दोस्तों, ये था आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। और लास्ट टॉपिक है कि क्या सारे लोग जर्मन के और हिटलर के इन बुरे कामों को अनदेखा कर रहे थे? क्या सारे जर्मनी के लोग इस हिटलर की गुणगान कर रहे थे? हिटलर फिर भी तो बुरा काम कर रहा था, क्या कोई ऐसा नहीं था जो हिटलर को बुरा मानता हो? थे, बहुत ही ऐसे लोग थे। लेकिन जिन लोगों ने हिटलर के बारे में किताबों में छापा, न्यूज पेपर में छापा, वो लोग या तो रातों रात गायब हो गए या उन्हें मार दिया गया। ठीक है, ये था हिटलर का एक तरफा क्रूर आक्रामक राज्य चलाना, यानी शासन करना। ठीक है, ऐसे ही एक इंसान का नाम है पेस्टर निमोलर। इन्होंने हिटलर के खिलाफ आवाज उठाया। इन्होंने कहा हिटलर ने ये जो भी क्रूरता किया है वो गलत है, और इन्होंने इसके खिलाफ कुछ आर्टिकल छापे थे। इनमें से एक आर्टिकल के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इन्होंने कहा था दोस्तों कि पहले वो, यानी नाजी के बारे में, कि पहले वो कम्युनिस्टों के लिए आए, लेकिन मैं कम्युनिस्ट नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। वो आए, कम्युनिस्टों को जान से मारे और चले गए। फिर वो डेमोक्रेट्स के लिए आए, लेकिन मैं डेमोक्रेट्स नहीं था। फिर वो, मैंने कुछ नहीं किया, वो आए, डेमोक्रेट्स को जान से मारे और चले गए।
फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट को ढूंढते आए। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, वो ट्रेड यूनियनिस्ट को जान से मारे और चले गए। फिर वो ज्यूज के लिए आए, फिर पोलैंड के लिए आए, पोलिस के लिए आए, फिर जिप्सी के लिए आए। मैं उनमें से कुछ भी नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, वो उनको 1 बाय 1 जान से मारे और चले गए। और एट लास्ट वो मेरे लिए आए और मैंने मदद के लिए पीछे देखा, मेरे पीछे कोई भी नहीं था, वो मुझे भी जान से मारे और चले गए। क्या राज छिपा है इन शब्दों में, आप खुद ही सोचिए। इसका मतलब यह है कि हिटलर ने किस तरह से नस्ल के आधार पर लोगों को मारना शुरू किया। लोगों में यूनिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। लोग अपना बचाव करते थे कि मैं पोलिस नहीं हूं, मैं जिप्सी नहीं हूं, मुझे कैसा डर। वो आते जिप्सी को आराम से मारते चले जाते। फिर अगली बार मैं डेमोक्रेट्स नहीं हूं, मुझे कैसा डर। वो आते हैं डेमोक्रेट्स को मारते हैं चले जाते हैं। और लास्ट में वो मेरे लिए आते हैं, लेकिन मुझे कौन बचाएगा। सबके मन में तो यही विचारधारा है। ये था हिटलर का पूरा कहानी। और इस तरह से बाद में इनको भी गायब कर दिया गया, बाद में इस राइटर को भी कहीं ना कहीं गायब कर दिया गया, इनके इस आर्टिकल्स को भी गायब कर दिया गया, कहीं पे इसका जिक्र नहीं हुआ। तो ये था हिटलर का एक तरफा शासन करना। तो ओवरऑल दोस्तों इसी के साथ ये सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसे हम बोलते हैं नाजिज्म, द राइज ऑफ हिटलर, यहीं पे समाप्त होता है। अब बाकी फाइनल ओवरऑल आप सब कुछ समझ ही चुके हैं, तो डिसीजन आप ही को करना है कि हिटलर कौन है। क्वेश्चन अभी भी जस का तस बना हुआ है कि हिटलर क्या एक मसीहा है या एक खूंखार दरिंदा है। अगर मेरा बात माना जाए, मेरा अपना ओपिनियन माना जाए, तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, वो जर्मन लोगों के लिए एक मसीहा है और पूरी दुनिया के लिए एक खूंखार दरिंदा है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि मैं जल्द ही एक और भी बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच।